ये है भारत का तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2। मानोगे नहीं आप, दुनिया का सबसे पुराना कमर्शियली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे नया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कल्पाकम में, जो मैंने आपको दिखाया। और इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना कमर्शियली ऑपरेटिंग, सेफली ऑपरेटिंग पावर प्लांट भी भारत में है। और इस सब को बताने के लिए कि भारत की न्यूक्लियर में क्या छलांग होगी परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु एनर्जी के क्षेत्र में, मेरे साथ हैं श्री BC पाठक। नमस्कार। नमस्कार पल्लव जी। पाठक साहब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। पाठक जी, ये इतना पुराना है, ये चल रहा है या बंद है? पल्लव जी, आपने जैसे बोला सबसे पुराना रिएक्टर चल रहा है, ये 160 मेगावाट पर चल रहा है। और 1969 अक्टूबर 1969 में ये दोनों रिएक्टर कमीशन हुए थे। और बीच में हमने 2020 में इसको रिफर्बिशमेंट के लिए शट डाउन किया था। और आज वो सब रिफर्बिशमेंट करने के बाद में हमने फर्स्ट रिएक्टर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है। 160 मेगावाट पर चल रहा है। आप ये देखेंगे, वो जहाँ से आपको ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है, हाँ, वो जो दूर लाइन दिख रही है, दूर जो लाइन दिख रही है, ये क्या बिल्डिंग है सर दूर? ये इसको बोलते हैं टरबाइन बिल्डिंग, जिसके अंदर में टरबाइन रहती है। टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड रहता है और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहाँ पे हम इसको। और ये बीच में हरी बिल्डिंग क्या है बड़ी सी? बीच में जो बिल्डिंग दिख रही है उसको हम सर्विस बिल्डिंग बोलते हैं, जिसमें रिएक्टर से रिलेटेड जो ऑक्सिलरी सर्विसेज रहते हैं वो इसमें हाउस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग दिख रही है ये रिएक्टर बिल्डिंग है। ये जो दो रिएक्टर दो बिल्डिंग ऊपर नीचे दो बिल्डिंग दिख रही है, ये रिएक्टर बिल्डिंग है। बिल्डिंग सेम है, एक ही है, लेकिन इसके अंदर दो रिएक्टर हैं। एक ही बिल्डिंग के अंदर दो रिएक्टर हैं। ये टरबाइन यूनिट 1 की निकल रही है और उसके दूसरी साइड में यूनिट 2 की टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ये सारा इलेक्ट्रिसिटी स्विच यार्ड में जा रही है। इस स्विच यार्ड के से ये ग्रिड में पावर सप्लाई हम दे रहे हैं। और ये चिमनी काहे के लिए है इतनी बड़ी? चिमनी हम इसमें जो अंदर एनवायरनमेंट रहता है उसको बीच बीच में क्लीन करके भेजते रहते हैं, जिससे स्टेल एयर नहीं रहे वहाँ पे। इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलता है, इसमें खाली हम पर्जिंग करते रहते हैं हवा की। वो हवा इससे हम फिल्टर करके भेजते हैं। तो माने रेडिएशन रिलीज नहीं होता है। ये जो पावर आप भेज रहे हो बाहर ग्रिड में, कहा जाता है शायद हिंदुस्तान की सबसे चीप न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है। कितना कॉस्ट आता है इसका सर? इसका अभी लेटेस्ट जो इसका जो टैरिफ है वो 3 रुपया 30 पैसा है पर यूनिट। और 3 रुपया 30 पैसे में हम लोग क्लीन एनर्जी देश को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सस्ती बिजली है। तो थर्मल के कंपैरिजन में कम है? हाँ, मतलब हम कंपेरेबल कह सकते हैं इसको। कंपेरेबल विद थर्मल से सस्ता ही होगा, 3 रुपीज़ 30 पैसा। लेकिन अगर हम ओल्ड स्टेशन को कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल होगा। अदरवाइज क्लीन एनर्जी के सेंस में बहुत सस्ती बिजली है। माने कार्बन फ्री हो गई, कार्बन फ्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हमारा जो बवाल है क्लाइमेट चेंज का, वो इससे नहीं आएगा। जैसे हमने पिछले साल लगभग 55 बिलियन यूनिट हमने जनरेट की अपने पूरे सारे प्लांट से। और उससे लगभग 4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो सकती थी उसको हमने बचाया। 4 करोड़ टन वो बचा दिया। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए ये इसको क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी करते हैं। ये कंपेरेबल है क्लीननेस में विंड और हाइड्रो से। इसका जब आपने रिफर्बिशमेंट किया उसमें क्या क्या बदला? पल्लव जी, हमने इसमें एक तो अभी जो लेटेस्ट हमने रिफर्बिशमेंट किया है उसमें जो रिएक्टर की जो कूलेंट की जो पाइपलाइंस थी वो सब चेंज किया। आप ये मान के चलिए कि हार्ट की जो वेन्स आती हैं वो वेन्स को हमने रिप्लेस किया। तो अभी ब्रांड न्यू इसमें हमने वेन्स लगा दी। और वो स्टील जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में उसको 316LN बोलते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील हमने लगाया है। और इसके अलावा बहुत सारे टरबाइन पार्ट को हमने रिफर्बिश किया इसमें। और ये हमारे अपने सोर्सेज से किया। ऑफकोर्स ये पूरा रिएक्टर जी ने बनवाया था बेक्टेल के थ्रू,
लेकिन अभी टरबाइन में रिफर्बिशमेंट हमने किया, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन हमने चेंज किए, बहुत सारे इक्विपमेंट चेंज किए हमने। इस बिल्डिंग को सारा काम करने के बाद में बिल्डिंग का प्रेशर लीक टेस्ट किया, तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि जो आज हमने लीक रेट निकाला इसका, वो लीक रेट जो अलाउेबल लीक रेट है उससे 1/3। माने बिल्डिंग की कंडीशन भी अच्छी है। बिल्डिंग की कंडीशन बहुत अच्छी है, ये प्रूफ करता है। और दूसरा जो रिएक्टर प्रेशर वेसल है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किसी भी रिएक्टर की लाइफ को डिसाइड करने के लिए, उसके भी हमने बहुत सारे टेस्ट किए। उनको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड से हमने उनके जो क्रिटिकल या वल्नरेबल जो कंपोनेंट है वो चेक किए, वो सब बहुत हेल्दी कंडीशन पर। इसलिए हमने इसकी लाइफ अभी 10 साल और बढ़ा दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है 10 साल के बाद जब हम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को अप्रोच करेंगे तो हमें 10 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है। माने सबसे पुराना रिएक्टर हमारा अच्छी कंडीशन में है। बहुत अच्छी कंडीशन में। मैं जानता हूं आप न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं, लेकिन अभी हाल में भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भावनी दूसरी पीएसयू है उसने बनाया। आपका क्या रिएक्शन रहा जब भावनी में पीएफबीआर में चेन रिएक्शन चालू हुआ, क्रिटिकलिटी हुई? 20 साल लगे हमें, मेहनत लग गई। पल्लव जी, ये तो ऐसी बात है, एक फैमिली में एक भाई कुछ काम करता है, दूसरे भाई को उसका जो खुशी होती है, जो प्राउड फीलिंग होती है, वो हमें है, क्योंकि हम डीई फैमिली के एक मेंबर हैं और भावनी से तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्ता है। भावनी में हमारा कुछ स्टेक भी है, 5% स्टेक है भावनी में, और हमने जो उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है ये हमारे एनपीसीएल के इंजीनियर्स ने किया है। और भावनी को सबसे बड़ा हमारा लिंकेज है कि उसका जो फ्यूल है, जो हम स्टार्टिंग में फ्यूल उसको प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम यूज करते हैं, वो प्लूटोनियम हमारे पीएसडब्ल्यूआर रिएक्टर से निकलता है। तो भावनी और एनपीसीएल में कोई भेद नहीं है, एक है। और हम लोग पूरी एनपीसीएल की 11,000 जो हमारी स्ट्रेंथ है मैन पावर की, बहुत खुश है। वो कड़ी है, हमारी कड़ी है क्योंकि ये इससे जो हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम का जो सेकंड स्टेज है इसका आगाज होता है। और सेकंड स्टेज में हम अभी इनिशियली इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं, कुछ समय बाद इसमें थोरियम यूज करेंगे। सो अभी ये थोरियम जो हमारे पास विशाल भंडार है, थोरियम यूटिलाइजेशन के लिए हमारा ये गेट खुल गया। अक्षय पात्र का आपने दरवाजा खोल दिया। अक्षय पात्र का दरवाजा खोल दिया है। और जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो फ्यूल इंडिपेंडेंस चाहिए वो इससे प्रूव हो जाएगी अभी, और एनर्जी इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी आने वाले टाइम में। मेरे कहते हैं कि 600-700 साल तक अगर हमारा ब्रीडर प्रोग्राम थोरियम चालू हो गया तो फिर हमारे ही बॉर्डर के अंदर से एनर्जी हो जाएगी। ये जो ऑयल शॉक लगा वो बच जाएंगे हम। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हम इसीलिए हम पीएसडब्ल्यूआर टेक्नोलॉजी में गए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली थोरियम को यूज करना है। तो अभी हमारा वो रास्ता, ऑफकोर्स हम लोग पिछले काफ़ी सालों से हम लगे हुए थे, हमने बहुत मेहनत की, नई टेक्नोलॉजी है। सो आज वो टेक्नोलॉजी हमारी प्रूव हो गई है, सो सारे रास्ते खुल गए हैं अभी। पीएचडब्ल्यूआर जो है हमारा वो 220 मेगावाट से शुरू हुआ, कैनेडियन टेक्नोलॉजी थी, आपने मास्टरी करी, अब उसको हम 700 मेगावाट पे ले आए। ऐसे कितने रिएक्टर बन रहे हैं, फ्लीट मोड में बन रहे हैं, मेरे को बताया गया, क्या है वो? पल्लव जी, अभी जैसा आपको पता है कि हमारे पास 25 रिएक्टर का फ्लीट है, और उस 25 रिएक्टर के फ्लीट में 3 700 मेगावाट के रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं अभी। वो हमने 2022 से लेकर लगातार लगभग हर एक साल 23, 24, 25 हमने एक रिएक्टर हमने कमीशन किया है। और इसके अलावा 17 रिएक्टर, जिसमें 13 700 मेगावाट पीएसडब्ल्यूआर के हैं और 4 रिएक्टर 1000 मेगावाट वीवीआर के हैं। तो 17 रिएक्टर जो रशियन टेक्नोलॉजी कुडमकुलम में है। तो 17 रिएक्टर डिफरेंट स्टेजेस इम्प्लीमेंटेशन है। कुछ एक रिएक्टर अभी इस साल हमारा कमीशन होने वाला है, दूसरा रिएक्टर अगले साल होगा, और इस तरह से अलग हर एक साल में एक 2 रिएक्टर आएंगे। प्लस कुछ रिएक्टर प्री प्रोजेक्ट स्टेज में है, जैसे छुटका में है। छुटका में हमने लैंड एक्वायर कर ली है, लेबर टाउनशिप हमने बना दी है, और एक बार लैंड हमारे पास आ जाएगी, हम प्री प्रोजेक्ट स्टडीज शुरू कर देंगे। कहेगा 5-6 आपको पता होगा, हमने 1 मार्च को अभी फर्स्ट फ्लोर कंक्रीट किया है। तो इस तरह से 17 रिएक्टर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। ये प्लानिंग नहीं है, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा 10 रिएक्टर पे हम और काम कर रहे हैं, जिसमें वो 700 मेगावाट पीएसडब्ल्यूआर ही होंगे। वो 10 रिएक्टर में 6 रिएक्टर हमारे एग्जिस्टिंग साइट पे ही लगेंगे, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट को हम
अवॉइड करने के लिए एग्जिस्टिंग साइट में हमारे पास जगह है, हम उधर लगा रहे हैं और हमने वहाँ पे प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है 6, और 4 रिएक्टर हम एमपी में भीमपुर में हम लोग सेटअप करने वाले हैं। और इसके अलावा हम हमारे पास कैगा का जैतापुर एक साइट है जहाँ पे हम रिएक्टर लगाएंगे, कोवड़ा साइट है वहाँ हम रिएक्टर लगाएंगे। इसके अलावा एक साइट और हम कम से कम ढूंढ रहे हैं जिसमें कम से कम एक फ्लीट ऑफ 10 रिएक्टर और 700 मेगावाट हम उधर सेटअप कर सकें। इस तरह से हमारा टारगेट टोटल 2047 तक 54 गीगावाट जाने का है। देखिए, भारत की मंशा है कि हम 100 गीगावाट बनाएं 2047 तक। उसमें से 50 के ऊपर आपके हिस्से में है, बाकी किसके हिस्से में है? बाकी बहुत सारे शांति एक्ट पास होने के बाद में बहुत सारे इंटरेस्टेड प्लेयर हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं और हमसे जो सपोर्ट मांगे हम लोग दे रहे हैं। लोगों को साइट सिलेक्शन के लिए हम अपनी टीम उनको दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज देने की ज़रूरत है हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी प्लानिंग स्टेज पे है और NPCIL चूँकि टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की हमने डेवलप की है, सो हम उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर रैपिडली एक्सपेंड हो। एक पार्टी की जगह मल्टीपल पार्टीज होने चाहिए, जो शांति एक्ट जो प्रोवाइड करता है अभी अपॉर्चुनिटी। सो हम लोग वो सपोर्ट जो भी पॉसिबल है वो दे देंगे विद इन आवर रिसोर्स लिमिटेशंस। ये छोटे भारत स्मॉल रिएक्टर की बात हो रही है जो कि प्राइवेट सेक्टर को आपने देने की बात की, उसमें क्या प्रोग्रेस है और किसी प्राइवेट सेक्टर ने कोई इंटरेस्ट शो किया? हाँ, इसमें हमें एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल मिला है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और भारत स्मॉल रिएक्टर BSR जिसको हमने नाम दिया है, वो बेसिकली हमारा 220 मेगावाट का जो प्रूवन रिएक्टर है, जिसके जो लेटेस्ट 4 यूनिट कहेगा 3, 4 और राजस्थान 5 और 6 हैं, उसके बेस पे उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, जैसे लाइनर लगा दिया है, कुछ इलेक्ट्रिकल पेनिट्रेशन लगा दिया है, जिससे उसमें जो बिल्डिंग का जो लीक टाइटनेस और इम्प्रूव कर दिया है। लीक टाइटनेस इम्प्रूव करने से क्या हमें जो एक्सक्लूजन जोन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्पेस कंस्टेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इसलिए हमने वो मॉडिफिकेशन किए हैं। ऑफकोर्स NPCIL तो अब 220 मेगावाट नहीं बना रहा है, लेकिन ये हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके लिए ये डिज़ाइन हमने डेवलप किया है। और जिसको 220 मेगावाट रिएक्टर का में इंटरेस्ट होगा वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। जब आप नहीं बना रहे तो बाकी क्यों बनाएंगे? बाकी 700 मेगावाट वो भी बनाएंगे, क्यों नहीं बड़ा बनाया जाए? वो इंडिविजुअल का बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकता है, किसी को कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कैप्टिव यूज के लिए। बेसिकली जो BSR हमने कॉन्सेप्ट बनाया था वो कैप्टिव यूज के लिए बनाया, जिनको जैसे स्पेशली मेटल इंडस्ट्रीज जो हाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपने फैक्ट्री के पास में ही पावर चाहिए, तो इसके लिए हमने BSR डेवलप किया था। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो क्या हमें बड़े रिएक्टर चाहिए या छोटे रिएक्टर चाहिए? भारत की किस तरह की भूख है एनर्जी के क्षेत्र में? भारत में देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी अराउंड 500 गीगावाट से प्लस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत में, लेकिन जिस तरह से हम विकसित भारत 2047 तक अपने प्लान किया है, जो काम कर रहे हैं जिसमें, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट तो कम से कम ट्रिपल होने वाली है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट ट्रिपल होगी तो बेस लोड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। बेस लोड रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पावर एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो न्यूक्लियर पावर में आपको सब तरह की टेक्नोलॉजी, सब तरह के मॉडल, बड़े रिएक्टर, छोटे रिएक्टर, SMR, सब कुछ इसमें आएंगे। कहा जाता है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये थोड़ी एक गुब्बारे की तरह ज़्यादा हैं, बात ज़्यादा हो रही है और सब्सटेंस कम है और महंगे ज़्यादा हैं। एज CMD ऑफ NPCIL आपको क्या लगता है, SMR जो हैं महंगे ज़्यादा हैं और कामयाब होंगे हिंदुस्तान में, या हमें बड़े रिएक्टर से ही काम ज़्यादा बेहतर चलाना पड़ेगा? नहीं, जहाँ तक ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी की बात है उसमें बड़े रिएक्टर ही मेजर रोल प्ले करेंगे, लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का रोल आने वाले दिनों में होने वाला है। कैप्टिव यूज का हो सकता है। डेटा सेंटर्स, जिस तरह से इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पावर रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आप पहली बार लाते हैं वो एक्सपेंसिव होती है। सोलर जब पहला नया आया था, सोलर की जो टैरिफ थी बहुत हाई थी, आज सोलर की पावर कम हो गया, टैरिफ कम हो गया। इसी तरह से आने वाले दिनों में SMR जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, मार्केट में आ जाएगी,
बल्क में आना शुरू हो जाएगा तो कॉस्ट कम आएगी। बट आज की डेट में इसमें भी काम ही चल रहा है, बहुत सारे SMR मॉडल डिजाइन स्टेज में ही है। बहुत सारे क्या, एक ही है चाइना में जो चल रहा है कि एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लैंड पे और एक फ्लोटिंग रिएक्टर है रशिया में। बाकी तो मैंने तो देखा नहीं, आपने शायद आपकी ज्यादा आपको पता हो कि कोई और है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ड्राइंग बोर्ड में काफ़ी काम चल रहा है। ड्राइंग बोर्ड में तो बहुत काम चल रहा है, लेकिन महंगे भी बहुत हैं वो। महंगे हैं और महंगे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब आप कम नंबर में बनाएंगे तो महंगा होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो बहुत कम होगी। तो अगर पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट अगर निकालेंगे तो महंगा होगा। तो हम छोटे वाले की तरफ जाएं या ना जाएं, आपका क्या क्या वो है एडवाइस भारत के देखिए, प्राइवेट सेक्टर? जैसे NPCIL की बात करेंगे तो NPCIL तो अभी बड़े रिएक्टर में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे इंडिया या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में भी काम करना पड़ेगा। और इंडिया अगर काम करेगा तो शायद हम लोग अगर मॉडल तैयार करते हैं, सो हो सकता है अपने कंजम्पशन के लिए करें, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बड़े वाले रिएक्टर हमारे मेन स्टे रहेंगे। बड़े वाले रिएक्टर मेन से रहेंगे, उसमें भी 700 मेगावाट PSWR, क्योंकि ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सस्ती है और इंडिजिनस है। तो इस पर हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। लेकिन यस, अगर आपको चीपर रेट में इंपोर्टेड हायर कैपेसिटी के रिएक्टर मिलते हैं तो उसको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अब हम आ रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे लिखा है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2। इसके आगे है इसका कंट्रोल रूम। अभी हम न्यूक्लियर आइलैंड के पास हैं। पाठक जी, 1 और 2 के अंदर जाएं या ना जाएं, सेफ है नहीं है? पल्लव जी, हम पिछले इतने सालों से 1969 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे लोग सब स्वस्थ हैं। मैंने इस साइट पे कुछ 6 साल काम किया है, जब तारापुर 3 और 4 हमने कंस्ट्रक्ट किया था। राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू कमिश्निंग आई वाज इन्वॉल्व। हमारी फैमिली इधर थी, हमारा पूरा टाउनशिप है। ये एब्सोल्युटली सेफ है। और ये रिएक्टर हमने जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, आपने जैसे कुछ पीछे बनाया, दिखा रहे थे। ये अभी देखिए, जैसे हमने इसमें जो सुनामी के बाद कुछ ऐड किया है। जो हमारी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट आई, वो हम उसमें ऐड करते रहे। जैसे ये वाला है, ये हमने फुकुशिमा के बाद में कंटेनमेंट फिल्टर्ड वेंटिंग सिस्टम CFBS हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये इसलिए है कि सपोज रिएक्टर बिल्डिंग में कभी खुदा न खास्ता कभी अगर ओवर प्रेशराइजेशन होता है तो वो इसको ये प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। उस ओवर प्रेशराइज एयर को वो फिल्टर करके, उसमें सारा रेडिएशन वगैरह फिल्टर करके इसमें ले आएगा, जिससे बिल्डिंग का प्रेशर एकदम कम आ जाएगा। तो ये एडिशनल सेफ्टी, और इस तरह से हमने बहुत सारे सेफ्टी अपग्रेड किए हैं फुकुशिमा एक्सीडेंट के बाद। और फुकुशिमा एक्सीडेंट से पहले भी जो चेरनोबिल एक्सीडेंट या 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था, ये जो हमारा अपना इंटरनल ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस था या इंटरनेशनल ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे हम इसमें अपग्रेड करते रहे सिस्टम। तो ये आज ऑफकोर्स 57 ईयर ओल्ड है, लेकिन आज ये फिर भी ब्रांड न्यू रिएक्टर है। ब्रांड न्यू रिएक्टर है। मैं जाऊं अंदर बेहिचक? बिल्कुल, मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले मैं चलूंगा, आप आइए मेरे साथ। बिल्कुल, मैं आपके संग चलता हूं और कंट्रोल रूम के अंदर चलेंगे। तो अभी तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2 के बाहर थे। आपने टरबाइन बिल्डिंग देखी, रिएक्टर बिल्डिंग देखी, चिमनी देखी और बिजली कैसे बाहर जाती है वो देखा। अब इसका कंट्रोल रूम देखते हैं। और पाठक साहब कह रहे हैं सेफ है, तो मैं भी सेफ मान के अंदर जाता हूं। चलिए। हाँ पल्लव जी, ये रिएक्टर पिछले लगभग 57 साल से चल रहा है। 1969 में ये रिएक्टर हमने दोनों रिएक्टर कमीशन किए थे। और अभी हम कंट्रोल रूम के अंदर हैं। यहाँ पे दोनों यूनिट के कंट्रोल रूम है, जिसमें ये इस साइड में आपका यूनिट 2 है, दूसरे साइड में यूनिट 1 है। यूनिट 1 160 मेगावाट पे ऑपरेट कर रहा है। ये इसकी हाईएस्ट रेटिंग है आज के डेट में, और इसको हमने रिसेंटली रिफर्बिश किया। और यूनिट 2 उसी रिफर्बिशमेंट स्टेज में चल रहा है, और हमें उम्मीद है अगले महीने मई एंड तक यूनिट 2 भी ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल रूम में देखिए, आगे और देखते हैं। ये जो कंट्रोल रूम है, ये एनालॉग कंट्रोल रूम सा लग रहा है, करेक्ट?
क्योंकि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो है वो डिजिटल सा कंट्रोल रूम है, ये एनालॉग इसलिए है क्योंकि पुराना है, उस टाइम पे वही टेक्नोलॉजी थी। हाँ, उस टाइम पे वही टेक्नोलॉजी थी, इसलिए आप जो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये सब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो अंदर की इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हमने पूरा ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अपग्रेड्स हमने किए हैं। सबसे पहले हमने रिएक्टर की ओपन हार्ट सर्जरी की, जिसमें उसकी जो मेन कूलेंट पाइप्स हैं, जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हार्ट की जो वेरियस वेन्स निकलती हैं, उनको हमने सबको रिप्लेस किया विद ब्रांड न्यू मटेरियल। जो स्टील यूज किया हमने, वो टेक्निकली अगर बोलेंगे तो 316 एलन मटेरियल यूज किया है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमने टर्बाइन में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे इक्विपमेंट चेंज किए हमने। इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे मैंने बताया, इनसाइड जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आपको दिख नहीं रहा है वो सब चेंज किया है। और बहुत सारे इक्विपमेंट जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे रिएक्टर प्रेशर वेसल है, वो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की ओवरऑल प्लांट लाइफ को डिसाइड करता है। उसमें बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमने किए, एनडीटी टेस्ट करके हमने जो वल्नरेबल जो पॉइंट्स हैं उसमें उनका हेल्थ असेस कर किया है, और सब हमने देखा है कि बिल्कुल परफेक्टली फिट है। सिमिलरली जो सिविल स्ट्रक्चर है, सिविल स्ट्रक्चर का हमने एनडीटी किए हैं बहुत सारे। इसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया है हमने, इसका प्रेशर टेस्ट किया। हमने ये जानना चाहा कि इससे जो सपोज कुछ लीकेज होती तो लीकेज रेट परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है, हमने वो टेस्ट और स्लाइटली हायर प्रेशर पे किया। टेस्ट हमने करके देखा जो लीकेज रेट डिजाइन के हिसाब से होनी चाहिए उसका हमने 1/3 हिस्सा हमने अचीव किया। इसका मतलब ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। दूसरा, हमने इसको बहुत अच्छा मेंटेन किया। कंस्ट्रक्शन अच्छा था अपने जगह में, लेकिन हमने इतने सालों से 57 ईयर्स से हम लोग इसको चला रहे हैं, तो एक क्रेडिट मेरी टीम को जाता है जिन्होंने इसको इतना अच्छा ऑपरेट किया, इतना अच्छा मेंटेन किया। मैं एक बात कहूँ आपसे, अंदर आने पे एक नए रिएक्टर की स्मेल आ रही है, लगता नहीं जैसे कि कोई पुराना हो। आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बड़े नए नए रिएक्टर देखे हैं, आपको क्या लगता है ये नए रिएक्टर वाली स्मेल दे रहा है? पल्लव जी, मैंने अपना करियर एनपीसीआईएल में 1986 में स्टार्ट किया। मैं बेसिकली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में रहा हूँ। मैंने बहुत सारे रिएक्टर 220, 540, 700, 1000 मेगावाट की रिएक्टर मैंने बनाए हैं। उन रिएक्टर को मुझे इसलिए हर एक जो इनिशियल स्टेज की जो गंध होती है, वेल्डिंग की कैसी गंध है या ग्राइंडिंग कैसी वो मैं मेकआउट कर सकता हूँ, और वही से चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। तो ये एक्चुअली इसलिए इस प्रोजेक्ट इस यूनिट को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट अंडर स्टेशन अंडर प्रोजेक्ट मोड में काम किया हमने। तो ये ब्रांड न्यू रिएक्टर है। और इस रिएक्टर में खास बात है कि भारत की बेटियां भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मृणाली दुबे। मृणाली दुबे, आपका क्या रोल है यहाँ कंट्रोल रूम में, क्या देख रही हैं आप? जी, मैं कंट्रोल इंजीनियर हूँ इस यूनिट की, और कंट्रोल करते हैं पैरामीटर्स हम यहाँ पे, और जनरेशन को बढ़ाते हैं, मतलब 160 मेंटेन करते हैं हम। आप इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग? जी। आपको अंदर आने में डर लगता है कभी? नहीं। क्यों? मुझे तो लगता था। नहीं, बहुत सेफ है ये रिएक्टर। सेफ है, पक्की बात? जी। भारत की जनता को सेफ्टी है पक्का? जी, उनकी सेफ्टी को ही रख के इसको कंस्ट्रक्शन किया है हमने, और ये प्लांट ऑपरेशन भी वैसे ही कर रहे हैं सिर्फ। बहुत धन्यवाद। पल्लव जी, आप इससे सिलसिले एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मैन पावर हम लोग एंट्री लेते हैं वो 3 ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर, सॉरी, आजकल ह्यूमन पावर हो गई सर। ह्यूमन पावर इज इक्वली नारी शक्ति। किसी जो हम ह्यूमन पावर आप बोल सकते हैं उसको, जो हम इंडक्ट करते हैं तो 3 कैटेगरी में करते हैं। एक इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियंस। तो इंजीनियर्स का जो सिलेक्शन होता है उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं वो गेट से स्कोर पे करते हैं, जो टॉप गेट स्कोरर रहते हैं, करेक्ट, वो अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम उनका इंटेंसिव इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं। सो मृणाली जो है ऐसे टफ टेस्ट के बाद में यहाँ आई है। देन उसके बाद 1 साल का हम इनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, क्लासरूम प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सुपरवाइजर्स का 1.5 ईयर्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं। जो टेक्नीशियंस हैं उनका 2 ईयर्स का ट्रेनिंग करते हैं। वो ये तीनों स्टेपेंडरी ट्रेनीज के नाम पे आते हैं। सो हम ह्यूमन एसेट पे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड इसी वजह से देखिए हम न्यूक्लियर में सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि ये ऑपरेशन तो बाबा साहब ने भी कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ऑपरेशन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे लेडी ऑफिसर मेंटेनेंस भी देखते हैं। बहुत सारी लेडी ऑफिसर हमारा साइट पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एंड
ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स डिजाइन जो करते हैं, हेडक्वार्टर में डिजाइन टीम है, वो डिजाइन करते हैं नई नई चीज़ें। जब प्लांट चलता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑल टुगेदर नई प्रॉब्लम आती हैं, हमारे अपने लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो मृणालिनी की प्रमोशन पक्की है? मेरिट प्रमोशन, एंड हम फर्स्ट प्रमोशन 2 years में देते हैं। एंड आप देखिए, आई थिंक दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर पैकेज एनपीसीएल गिव्स टू देम। आगे और बात करते हैं सर। बहुत बात हो रही है, शांति एक्ट आ गया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए रिएक्टर खुल जाएंगे। आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, नारी शक्ति है हमारे पास। आने वाले टाइम में आपको टैलेंट का क्रंच लगेगा जब अडानी अंबानी सारे आपके अच्छे अच्छे टैलेंट को 5 times सैलरी पे ले जाएंगे। मृणालिनी को वहीं नौकरी मिले शायद। एक तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2023 ऑनवर्ड्स जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का इनटेक था वो हमने डबल कर दिया। अच्छा, तो आपने तैयारी कर ली पहले हम से ही। 200 इंजीनियर लेते थे, अब हम 400 इंजीनियर रिक्रूट कर रहे हैं हर वर्ष। नंबर 1। नंबर 2, और ये 400 नंबर भी हमारा ये लिमिट इसलिए आया है कि हमारे पास लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर कैपेसिटीज़ हैं। हमारे सारे साइट्स पे एक एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो अब इस 400 को भी आगे बढ़ाना है। अभी हमारे पास यंग मैन पावर, हमारी जो एवरेज कंपनी की एज है दैट इज कम डाउन बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यू इंजीनियर्स, न्यू टेक्नीशियंस, न्यू सुपरवाइजर्स। प्लस मैं दुनिया में जाता हूं जब न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में, तो जेरियाट्रिक लोग ही मिलते हैं, बुढ़े लोग मिलते हैं। हिंदुस्तान में ही यंग लोग मिलते हैं। ये सही है सर? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि एक तो हमारा जो 400 हमने जो रखा है ह्यूमन रिसोर्स का, वो ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटीज के बेसिस पे था। अभी हम ट्रेनिंग सेंटर भी एक एक्सपेंड कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग और ज़्यादा इंटेक ले सकें। हम अपने को फ्यूचर रेडी करना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारा एक्सपेंशन प्रोग्राम है, अभी 25 रिएक्टर हैं, बाद में 31, 32 तक हमारे 42 रिएक्टर हो जाएंगे। तो उस वक्त हमें लार्ज मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल पे ही आपको चाहिए, हर एक लेवल पे आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए होती है। एंड एक बार इंडक्ट कर दिया, देन उनको लाइसेंसिंग दी जाती है ARB के थ्रू। उनके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सो वो क्वालिफिकेशन के लिए आपको मैन पावर तैयार करनी पड़ती है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो वी आर रेडी फॉर दिस। ये रिएक्टर जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया। आप देखिए उनका अभी भी लोगो लगा है इसमें। आज से 57 ईयर्स अगो जनरल इलेक्ट्रिक और बेक्टेल ने ये रिएक्टर बनाया, और तब से आज तक ये काम कर रहा है। अब इसका पावर कितना है इस वक्त का, आज वो देख लेते हैं। कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई। चल रहा है तो कितने मेगावाट यूनिट 1 प्रोड्यूस कर रहा है वो दिखाइए। ये आप देख रहे हैं नीचे जनरेटर यूनिट 1 लिखा हुआ है, और उसमें 160 मेगावाट पावर जनरेट हो रही है अभी। एंड ये इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है इस रिएक्टर की आज की डेट में। तो 160 मेगावाट जनरेट कर रहा है। और दूसरा यूनिट अभी काम नहीं कर रहा है। दूसरा यूनिट अभी जैसा मैंने बताया रिफर्बिशमेंट में है, और उसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हम इसकी एप्लीकेशंस एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को सबमिट करने वाले हैं, और एक बार हमें वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा तो मे बी मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको क्रिटिकल कर देंगे, एंड मे बी टुवर्ड्स एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ हम इसको ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे। जो शांति एक्ट आया उसमें बहुत बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा, और सरकार का भी मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल रहे। न्यूक्लियर पावर में दरवाजे खुल गए हैं उसके लिए। आपको क्या लगता है, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट दिखा रहा है? हिंडाल्को ने तो आपके एक रिएक्टर बनाने की बात की है, और शायद NTPC से भी आपका एक चल रहा है, लेकिन जो एब्सोल्यूट प्राइवेट सेक्टर है उसने कितना इंटरेस्ट दिखाया? मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा NTPC के साथ में तो ऑलरेडी जॉइंट वेंचर चल रहा है। माही बांसवाड़ा में ऑलरेडी एक्सक्वेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं 700 मेगावाट रिएक्टर के लिए। सो जो उनको सपोर्ट चाहिए हम लोग उनको सपोर्ट देने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारा अपना भी एक्सपेंशन प्लान है। तो उस रिसोर्स के कंस्ट्रेंट के अंदर जो हम मैक्सिमम सपोर्ट उनको दे सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट होना इसलिए ज़रूरी है। न्यूक्लियर
में कोई इंसिडेंट एक लोकल लेवल पे होता है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो भी प्लेयर इस फील्ड में हैं वो कोई चीज़ बाईपास करें। तो इसलिए जो हमारा डिज़ाइन सपोर्ट मिल सकता है वो हम डेफिनेटली उनको देंगे और दे रहे हैं। जैसे साइट सिलेक्शन में उन प्राइवेट सेक्टर्स को हमारे आदमी की रिक्वायरमेंट हो रही है, हम लोग भेज रहे हैं लोगों को, क्योंकि साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इकोसिस्टम अवेलेबल है कंट्री में, कैपेसिटी है, नाउ कैपेबिलिटी है, नाउ कैपेसिटी इंक्रीज करना है। एंड प्राइवेट सेक्टर आ रहा है उसमें, जैसे पंप मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपने तो अभी 220 का बोला है, तो क्या 700 भी आप प्राइवेट सेक्टर को देने को तैयार हैं? लोग कहते हैं एनपीसीआईएल जो टांग खींच रहा है, देना नहीं चाहता है, हर चीज अपने पास ही रखना चाहता है। नहीं, ये तो एनपीसीआईएल तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। 700 मेगावाट कोई अपना पर्सनल डिजाइन नहीं है ना, एनपीसीआईएल ने क्रिएट किया, देश के लिए किया। तो हम करें या दूसरी कोई एजेंसी करें, हम कैसे उनको सपोर्ट करना है वो हम मॉडलिटीज वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं जो भी रिएक्टर बने वो सेफ होना चाहिए, जो भी रिएक्टर चले वो सेफली ऑपरेट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ, उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ, और हमारे रिएक्टर काफ़ी डिले हुए केवल इसीलिए फुकुशिमा। तो इसलिए हम बहुत कंसर्न रहते हैं कि जो चीज़ बने वो एज पर रूल, एज पर कोडल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनने चाहिए। उसमें जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट दे सकते हैं, और इसीलिए हम अपनी मैन पावर भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन हमारा अपना प्रोग्राम भी है, हो सकता है अब वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमसे हमारे पास आएंगे, बात करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम क्या दे सकते हैं उनको। आपके पास 25 करीब रिएक्टर हैं सर, और कितने साल की रिएक्टर एक्सपीरियंस है हमारी, माने टोटल अगर देखा जाए तो कितना साल? हमारा लगभग, हम ये बोल देश सकते हैं नया है लेकिन साढ़े 600 रिएक्टर ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है। 650 इयर्स का रिएक्टर एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि हम इतने रिएक्टर इतने सालों से चला रहे हैं। आपको छोटे रिएक्टर हैं लेकिन रिएक्टर चला रहे हैं। और हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड आपको पता ही है, जो AER जो जनरल बैकग्राउंड लेवल है रेडिएशन का, वो कुछ एक यूनिट है, से 2400। AERB ने जो रेगुलेशन लिमिट सेट की है 1000 की, और हमारे जो रिएक्टर जो एमिट करते हैं वो कुछ रिएक्टर तो 1 मिली सीवर्ट माइक्रो सीवर्ट से भी कम एमिट करते हैं। मतलब सर मोटी बात बताओ, मिली सीवर्ट माइक्रो सीवर्ट जनता को समझ में नहीं आती। 650 साल के रिएक्टर एक्सपीरियंस में कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी बार रेडिएशन लीक होके फुकुशिमा या चेर्नोबिल की तरह बाहर गया, कितने एक्सीडेंट हुए? पूरे विश्व में वहाँ 3 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, वो आपको अपने आप ही बता दिया। 3 माइल आइलैंड USA में हुआ था 1979 में, चेर्नोबिल 1986 में USSR में हुआ था, एंड फुकुशिमा 2011 में जापान में हुआ था। ये तीनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। और हमने जो अभी बताया आपको, इतना 650 प्लस रिएक्टर्स का जो एक्सपीरियंस, ये कोई इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ इसमें। और जो हम रेडिएशन डोज जो हम देते हैं, जो एमिट करते हैं, वो रेगुलेटर्स ने जो प्रेस्क्राइब किया उससे बहुत लो लेवल पर हम लोग करते हैं, तो बहुत सेफ है, और कोई एक्सीडेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ। एंड ये हम चाहते हैं कि ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंट्री का, ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। यही हमारा मेजर कंसर्न। मैंने प्राइवेट सेक्टर भी ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करे। आसान नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए एनपीसीएल क्या सपोर्ट कर सकता है वो हम सपोर्ट उनको देने को तैयार हैं, दे रहे हैं। और BSR उसी में से एक हमारी इनिशिएटिव थी। और ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो एक्साइटमेंट दिखा रहा है न्यूक्लियर को, कहीं उनकी समझ में कमी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इट इज़ लाइक अ टाइगर बाय इट्स टेल। एक बारी आपने न्यूक्लियर में एंट्री ली तो आपको 100 साल से ज़्यादा तक उसको पालना परोसना पड़ेगा। ऐसा है क्या सही? नहीं, मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर जो इंटरेस्ट इसमें दिखा रहा है, तो वो पूरा इसको स्टडी कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कोई चीज़ बाईपास करेंगे, लेकिन वो समझ रहे हैं। और ये बात सही है कि एक बार आप न्यूक्लियर सेक्टर में आ गए, सो यू आर देयर फॉर एवर। वो तो बहुत जरूरी, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि वैसे भी इनकी लाइफ 40 ईयर्स की रहती है, एक्सटेंडेबल टू 60 ईयर्स रहती है, और इवन बियॉन्ड अभी हम ये तारापुर 1 और 2 हो रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है। बट इसके बाद भी डिकमिशनिंग एक्टिविटीज़ एक रहेगी। देन उसके बाद डिकमिशनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हम प्रिजर्व करनी पड़ती हैं, कुछ सिस्टम चलाने पड़ते हैं। सो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है इसमें।
सो ये मुझे लगता है जो ऑपरेटर इसमें इंटरेस्टेड है वो इस चीज़ को समझता है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं समझाने की, जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, समझा रहे हैं। तो आप कैसे ढूंढोगे सीरियस कौन है और नॉन सीरियस एक्टर कौन है प्राइवेट सेक्टर में? अगली ये तो प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करना है कि सीरियस, बट हम तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे सीरियस प्लेयर हैं, जो मेरी नॉलेज में है, बहुत सारे सीरियस प्लेयर हैं जो सीरियसली वर्क कर रहे हैं इस पर। क्योंकि शांति एक्ट में एक बड़ा उनको कंसेशन मिला कि फ्यूल भी आएगा और स्पेंट फ्यूल भी वापस उनको नहीं देखभाल करनी है, वो सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा कंसेशन प्राइवेट सेक्टर को मिला है, जो बाहर के देशों में शायद नहीं है ऐसा। तो उससे तो उनको बहुत एक राहत की सांस मिली होगी प्राइवेट सेक्टर को। अभी न्यूक्लियर सेक्टर में तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ओपन अप हुई है ना, इवन फ्यूल भी परचेज कर सकते हैं। करेक्ट। फ्यूल परचेज कर सकते हैं, इसलिए बट केवल उसका जो अकाउंटिंग सर्विलेंस है वो गवर्नमेंट के पास है। इसलिए अभी फ्यूल फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सब कर सकते हैं, केवल हैवी वाटर डिपार्टमेंट के पास रहेगा। सो सारे फैसेट जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के हैं सब अवेलेबल हैं आज की डेट में। माने सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ गार्ड, ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को उतनी ही तत्परता से करने पड़ेंगे जैसे आप करते हो। वो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सेफ गार्ड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी में आप कहीं चूक नहीं कर सकते हैं, उसका सेफ्टी इम्प्लीकेशन। और इसका कोई भी जो आप डिजाइन कर सकते हैं, वो रिएक्टर का डिजाइन किसी भी मैन मेड इंसिडेंट के लिए डिजाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये इंसिडेंट सपोज होता है, सो हमारे रिएक्टर में नहीं। तो इससे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम लोग कोई भी हमारा रेगुलेटरी क्लियरेंस रहता है जब प्रोजेक्ट नया बनता है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस इज़ वन ऑफ द मेजर आइटम विद रेगुलेटर्स। रेगुलेटर उसको आता है, ऑडिट करता है, देन क्लियरेंस देता है। सिक्योरिटी का क्लियरेंस के बाद ही जो उसका कंसेंटिंग प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। माने प्राइवेट सेक्टर कहता है कि रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर को तो हम कोर्ट में हैंडल कर लेंगे, कोर्ट जाके संभाल लेंगे, कोर्ट से क्लियरेंस ले लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या भारत के रेगुलेटर के, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का? अब ये फीडबैक मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इसको पूरा समझता है कि सिक्योरिटी रेगुलेटर कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से रेगुलेटर बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, जैसा मेरे ख्याल से इंडिया का जो रेगुलेटर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो होना चाहिए, ये नीड है इस सेक्टर की। और ऐसा भी बोलता है प्राइवेट सेक्टर की जो सेफ गार्ड के लिए है, इंस्पेक्टर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर इंस्पेक्टर को तो हैंडल करना हम जानते हैं, हमारे पास बहुत तरीके हैं इंस्पेक्टर्स को हैंडल करने के। तो ये आप कैसे समझाओगे कि ये इंस्पेक्टर एक ये रूटीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला इंस्पेक्टर नहीं है, इसके लिए आपको अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए? ये भी तो आप ही का काम है आउटरीच करके समझाना। कैसे करोगे सर? नहीं, हम समझा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ आते हैं इंस्पेक्टर आते हैं। तो नहीं, प्राइवेट को कैसे समझाओगे? इंस्पेक्टर को तो आप नहीं समझाओगे। प्राइवेट को ऐसे ही समझाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ कैसे होता है, आप आइए। जैसे ट्रेनिंग में भी हम लोग जहाँ भी पॉसिबल है ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम लोग उनको दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, और बता भी रहे हैं हम लोग कि कोई भी इंसिडेंट लोकल होगा उसका ग्लोबल इम्पैक्ट तो होना है। सो ये प्राइवेट सेक्टर मेरे ख्याल से समझता है, जो सीरियस प्लेयर हैं इस चीज़ को समझते हैं, और कोई भी चीज़ लाइटली मेरे ख्याल से ले नहीं रहे हैं लोग बाग। आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा, आईपीओ आएगा, उसकी कैसे तैयारी कर रहे हो? कैपिटल की जरूरत है आपको? आ सकता है, हम लोग तैयार हैं। देखिए अगर आप हमारी बैलेंस शीट देखिए लास्ट 3 ईयर 4 ईयर की, हम ईयर बाय ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा, पीवीटी बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, और अभी जो 4 रिएक्टर 700 मेगावाट के, जिसमें 3 कमीशन हो गए, चौथा कमीशन होने वाला है, ये हमारे एनपीसीएल के फंड से ही बना। इक्विटी फंडिंग एनपीसीएल ने की है। कूडम 3 और 4 इतना बड़ा रिएक्टर है, पूरी इक्विटी फंडिंग एनपीसीएल की है। सो हम धीरे धीरे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। रिमेनिंग जो हमारे फ्लीट हैं वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम पब्लिक से मनी लें। तो हम लोग रेडी हैं, आईपीओ के लिए तैयार हो आप। ऐसा कहा जा रहा है कि हम इस वक्त जैसे सबसे पुराने रिएक्टर में खड़े हैं। पुराना
बाय एज है, लेकिन है नया। आपने जैसे कहा ओपन हार्ट सर्जरी करके इसको एकदम नया बना दिया है। तारापुर की साइड पे नए रिएक्टर और आएंगे, छोटे वाले, उसके बारे में बताइए। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसका कि निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच में मेंशन किया था, और पैसे भी आ गए उसके। हाँ, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे एक टाइम में तारापुर साइट में 2006 के आसपास में ओल्डेस्ट एंड लेटेस्ट रिएक्टर थे, मे भी आने वाले दिनों में अगेन ये ओल्डेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिएक्टर आ सकते हैं, और होता है स्मॉलेस्ट रिएक्टर आए। सो हम लोग उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। कैसे होंगे वो रिएक्टर, कितने मेगावाट के होंगे, क्या तैयारी है? भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, NPCL और BRC मिलके उसमें काम कर रहे हैं, और इसमें 200, 300, 55 मेगावाट के रिएक्टर हो सकता है। माने माइक्रो रिएक्टर भी आएगा, और ऐसी उम्मीद करी जाए कि आने वाले टाइम में भी हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहे। वो तो जैसे आपको पता है, सेफ्टी फर्स्ट और प्रोडक्शन नेक्स्ट हमारा मोटो है। वो हम हर एक प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को हम बोलते हैं लोगों को, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर बहुत स्ट्रांग है। ये हमें मेंटेन करना ही होगा। जिस तरह से न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन होगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफगार्ड के साथ हम बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसा हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इस सेक्टर का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होगा। और एक बार कोई चीज़ आप विद एंड ये सब चीज़ तब अचीव होंगी जब क्वालिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे। क्वालिटी विल इंश्योर ऑल दोस थिंग। सो एक बार आपने क्वालिटी में पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन दिया, सो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। एवरीथिंग यू डू फर्स्ट टाइम राइट, वो कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको। और ये जब पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा इसको, सो सेफ्टी विल बी इंश्योर्ड, एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑल्सो विल ब्रिंग डाउन। तो विकसित भारत बनने में न्यूक्लियर एनर्जी का अहम रोल रहे। विकसित भारत बनने में न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर क्लीन एनर्जी तो देता है, लेकिन बेस लोड 24/7 की पावर देता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब नेशन डेवलप होता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब प्रमोशन चाहिए तो बेस लोड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर एनर्जी उसको सपोर्ट करेगा। बहुत धन्यवाद पाठक जी। जब भी आपसे बात हुई है तब कुछ नया सीखने को मिला है। खासकर हो सकता है, उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर ने कुछ सीख ली इससे। और आपका जो मोटो है, सेफ्टी फर्स्ट एंड सेफ्टी ऑलवेज एंड प्रोडक्शन नेक्स्ट, वो उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी जब न्यूक्लियर में आता है, अभी मैंने केवल छोटे छोटे उनकी तरफ से फीलर देखे हैं, कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं देखा है। जब होगा तो देखेंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा पाठक जी। थैंक यू पल्लव जी, थैंक यू वेरी मच। आप इधर आए, तारापुर में अपने 10 मिनट बिताया और पूरा जानकारी ली तारापुर 1 and 2 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो ये थे BC पाठक साहब, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं पीछे जनरल इलेक्ट्रिक का लोगो अभी भी लगा है। ये दुनिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है, 57 ईयर्स से काम कर रहा है। दुनिया का सबसे पुराना कमर्शियल रिएक्टर और दुनिया का सबसे नया नमूने का रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो भी भारत में है। तो कल्पाकम से तारापुर और तारापुर से वापस कल्पाकम की जो जर्नी है, वही भारत को एक विकसित भारत बनाने में कामयाबी देगी। क्लीन एनर्जी, लो कार्बन एनर्जी भारत को बहुत जरूरत है, और जब तक फ्यूजन पावर नहीं आता तब तक फिजन पावर पे हमको बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत है। और सरकार की भी मंशा है कि हम 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जल्दी अटेन करें। NPCIL का ट्रैक रिकॉर्ड 650 साल रिएक्टर ईयर्स के बाद भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।
एक्सीडेंट की बात हो रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बहुत अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है और उसको वो ऐसा मेंटेन कर सके और प्राइवेट सेक्टर भी उसको मेंटेन कर सके, उसके लिए बहुत भारत को और अपने रेगुलेटर को कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने आपको प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी दिखाया और दुनिया का सबसे पुराना रिएक्टर तारापुर 1 और 2 जिसकी कंट्रोल रूम में मैं खड़ा हूं वो भी दिखाया। तो भारत की जो विकसित भारत की जर्नी है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा अहम रोल है और उसके लिए हम आपको वहां ले जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2 के कंट्रोल रूम से कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।